मैं विशाल एंड आई वेलकम यू बैक इन टुडेज वीडियो। आई होप आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले 2 वीडियोस में वर्ब के बारे में पढ़ा, आज ये वर्ब की तीसरी वीडियो है। सबसे पहले वीडियो में हमने वर्ब का इंट्रोडक्शन और दूसरी वीडियो में हमने वर्ब के क्लासिफिकेशन को देखा था। तो वहां पे हमने देखा था कि वर्ब जो होती है वो क्या बताती है, किसी काम के होने या करने का बोध कराती है, उसके बारे में बताती है, यानी कि स्टेट या फिर एक्शन को। हमने देखा था, इसको हमने 2 पार्टों में बांटा था। एक था फाइनाइट और दूसरा क्या था, नॉन फाइनाइट। फिर हमने फाइनाइट वर्ब को कई सारे पार्टों में बांटा था और नॉन फाइनाइट को भी 3 पार्टों में बांटा था। तो अब जो नॉन फाइनाइट वर्ब है इसको हम आगे पढ़ेंगे और अभी हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ रहे होंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फाइनाइट वर्ब को हमने 2 पार्ट में बांटा था। एक थी हमारी मेन वर्ब यानी कि प्रिंसिपल, जिसको बोलते थे हम प्रिंसिपल वर्ब, और दूसरी होती थी हमारी हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हिंदी में अगर हम बोलते हैं तो हमारी मुख्य क्रिया और हमारी सहायक क्रिया। तो 2 पार्ट हो गए इसके। पहला हो गया सहायक क्रिया, सहायक क्रिया या फिर कहो इसको मेन वर्ब, और दूसरा हो गया मेरा मेन वर्ब नहीं, इसको कहेंगे हम हेल्पिंग वर्ब, इसको सहायक यानी कि सहायता करना, हेल्पिंग वर्ब। और जो दूसरा पार्ट हमारा होता है वो होती है मुख्य क्रिया, और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, मुख्य यानी कि मेन वर्ब। सिंपल। 2 पार्ट होते हैं फाइनाइट के, एक होता है मेन वर्ब, एक होता है मेरा हेल्पिंग वर्ब। अब हम क्या करेंगे, हम आज सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे होंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में, यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम मेन वर्ब के बात करेंगे और धीरे धीरे करके सारी पार्ट हम करेंगे। फाइनाइट वर्ब भी उसके बाद में, नॉन फाइनाइट वर्ब भी उसके बाद में देखे जाएंगे। तो अभी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। तो हम इसको बिगाड़ के सिर्फ यहाँ पे लिख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। ठीक है, तो इसको हम बिगाड़ते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इन्हीं को कहा जाता है ऑक्सिलियरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बोले या ऑक्सिलरी वर्ब बोले, दोनों का मतलब सेम है। 10 वर्ड में ही एक वर्ड होता है ऑक्सिलरी। इसका मतलब क्या होता है, जो दूसरों के साथ मिलकर काम करता है, दूसरों को असिस्ट करता है, यानी कि दूसरों की हेल्प करता है काम कर। तो हेल्पिंग बोल लो या ऑक्सिलरी बोल दो, ठीक। दूसरे व्यक्ति को मीनिंग देने वाला ऑक्सिलरी, दूसरे व्यक्ति की हेल्प करने वाला हेल्पिंग या ऑक्सिलरी, ठीक। अब हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं 2 प्रकार के। पहला होता है प्राइमरी हेल्पिंग, या फिर ऑक्सिलरी भी लिख सकते हैं वर्ब, ठीक। प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरी होती है हमारी मॉडल वर्ब, जिनको हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे इसमें। दूसरी होती है मॉडल वर्ब, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, मॉडल वर्ब। तो जो प्राइमरी वर्ब होती है उसको जरा देखते हैं। प्राइमरी वर्ब में 3 वर्ब्स आएंगी। कौन कौन सी 3 वर्ब्स आएंगी, पहली है हमारी बी, दूसरी है हमारी डू, और तीसरी है हैव, ठीक है। बी का मतलब अगर जनरल मतलब उसका देखा जाए हिंदी में क्या होता है, तो वो होता है होना। डू का जनरल मतलब देखा जाए हिंदी में तो होता है करना। हैव का मतलब जनरल मतलब देखा जाए तो हैव का मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, पास होना, ठीक है। इनका जो यूज होगा वो आगे दोबारा से पढ़ा जाएगा, लेकिन अभी के लिए हम इसका जनरल मतलब मान सकते हैं ये सब होते हैं हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश में इसका मतलब अलग भी होगा। बी का मतलब होना, डू का मतलब करना, हैव का मतलब पास होना। बी जो हमारा होता है बी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले। यानी कि हमने क्या किया, हमने वर्ब में फाइनाइट वर्ब को पढ़ा, उसमें भी 2 वर्ब होती थी। एक मेरी मेन वर्ब मुख्य क्रिया, एक ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, इसको हम कहते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया 2 प्रकार की रही, एक मेरी प्राइमरी, दूसरी मेरी मॉडल। बात समझ आ रही है। फाइनाइट नॉन फाइनाइट में से फाइनाइट को लिया, फाइनाइट को 2 में बांटा, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। हेल्पिंग मेन में भी मेन को नहीं लिया, हेल्पिंग वर्ब को लिया। हेल्पिंग वर्ब ये रही, 2 में बट गई। पहला
प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इसको हम पढ़ेंगे बाद में, अभी पढ़ रहे हैं इसको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? बी होती है, डू होती है और हैव होती है। ठीक, तो बी, डू और हैव। यहां पे हम क्या देखेंगे? यहां पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ बी के बारे में, मतलब हिंदी में होना। बी जो हमारी वर्ब होती है, बी का मतलब होना, यानी कि यहां पे अगर हम इसको देखें, इसमें कौन कौन सी वर्ब आ सकती हैं? तो मेरी इसमें इज आएगी, मेरी इसमें एम आएगी, मेरी इसमें आर आएगी, इज एम आर। इसके अंदर वॉज आएगा, इसके अंदर वर आएगा। ठीक, इज एम आर वॉज वर, ये किससे बनती है? बी से बनती है। अब यहां पे क्योंकि ये बी से बनी है, इनका निर्माण कहां से हुआ है? बी से, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो बी है मेरी, ये बेस फॉर्म है। क्या है ये? बेस फॉर्म। ठीक, बेस का मतलब होता है आधार। आधार से मतलब होता है जिससे कोई चीज बनी होती है, जिसके ऊपर उस सारी चीजों का मतलब टिका हुआ है। इस एम आर वॉज वर, सबका मतलब क्या होगा? होना, क्योंकि वो इससे बने हुए हैं। बात समझ में आ रही है? इस एम आर हो या वॉज वर हो। अच्छा, अब देखेंगे इज का प्रयोग कहां करते हैं? प्रेजेंट टेंस में। एम का प्रेजेंट में, आर का प्रेजेंट में। तो इन तीनों का प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, तो हम बोलेंगे ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हमने पढ़ी है, हमने इतना तो सुना ही होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है, या फिर आईएनजी फॉर्म भी होती है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है यहाँ पे। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वॉज वर्ब का इस्तेमाल हम पास्ट में करते हैं, तो वॉज वर्ब कौन सी हो जाएगी फॉर्म? वॉज वर्ब वर्ब की हो जाएंगी हमारी सेकेंड फॉर्म। ठीक, तो अगर हमको कहीं पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, इन तीनों में से कर सकते हैं। वॉज वर्ब करना है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म वहां पे होगी। ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे? बेस फॉर्म है। बेस फॉर्म, बेस फॉर्म मुख्य रूप से क्या होती है? बेस फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म, और वो भी प्लूरल वाली। इस जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी कि इसको हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल हमेशा हमेशा हम कैसे सब्जेक्ट के साथ करते हैं? सिंगुलर। कैसा? सिंगुलर, यानी कि एक वचन। बात समझ में आ रही है? यानी कि सब्जेक्ट अगर एक वचन होगा तो वर्ब कौन सी? इज। एम का इस्तेमाल, एम थोड़ी सी स्पेशल है, एम थोड़ी सी स्पेशल है। हमने जो हमारा नाउन है उसकी केस वाली वीडियो और प्रोनाउन के पर्सनल प्रोनाउन वाली वीडियो में बताया था कि जो आई होता है, यानी कि खुद के लिए हम क्या करते हैं? हम थोड़ा सा रिस्पेक्ट, यानी कि हम वहां पे अपने लिए रॉयल्टी थोड़ी सी दिखा रहे होते हैं, अपने लिए हम अलग से कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आई मतलब होता है मैं, तो मेरे लिए ये एक स्पेशल वर्ब लगी होती है एम। ठीक, तो आई के साथ में एम, और किसी के साथ में भी एम नहीं आएगा। आर जो होता है सिंगुलर, अभी हमने बताया भी था, प्लूरल होता है। कैसा होता है? प्लूरल होता है, यानी कि बहुवचन होता है। सिंगुलर, आई और प्लूरल। वॉज वर्ब, ये तो प्रेजेंट टेंस के हो गए। वॉज वर्ब पास्ट टेंस में हो गए, तो वॉज वर्ब में जो हमारा सिंगुलर होगा वो वॉज के साथ में इस्तेमाल होगा, यानी कि कहें तो एक वचन। वर जो होता है, वर हो जाएगा इस्तेमाल प्लूरल के साथ में, प्लूरल, बहुवचन। ठीक है, आई के बारे में अगर सोच रहे हो तो आई के साथ में भी वॉज का ही इस्तेमाल होगा। यहाँ पे आई के साथ में भी इसी का इस्तेमाल, तो इस तरीके से हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जल्दी से इसको नोट करेंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसकी कुछ सेंटेंसेस को यूज करके देखेंगे कहां पे यूज किया जाए। तो इसको जल्दी से नोट करें, पॉज करके। अब इसको हम बिगाड़ देते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग यानी कि हेल्प करेंगी। यहाँ पे हेल्प तो कुछ हुई नहीं है, किस चीज की हेल्प करेगी? इस किसकी हेल्प कर रहा है?
तो यहाँ पे ये सेंटेंस हमारे, वैसे तो सेंटेंस ठीक है लेकिन इसके हिसाब से यहाँ पे गलत हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे इस जो है एक हेल्पिंग वर्ब की प्रयोग की तरह प्रयोग ना होके एक मेन वर्ब की तरह प्रयोग हो रही है, क्योंकि इसमें इसके अलावा और कोई वर्ब नहीं है। जिस हमने बताया प्रोनाउन है, इस वर्ब है। ये हमने सबसे पहली वीडियो जो थर्ड वीडियो थी पार्ट ऑफ स्पीच की ये वाली, इसमें हमने बताया था ए जो होता है वो मेरा एडजेक्टिव होता है और मार्कर इस चीज का नाम है तो एक नाउन होता है। तो इसमें एक ही वर्ब है। जब भी वर्ब एक ही होगी, भले ही वो मेरी हेल्पिंग वर्ब क्यों ना हो, तो हम इसको मान के चलेंगे कि वो मेरी मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। ठीक है, एक हम पढ़ रहे थे हेल्पिंग वर्ब, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। तो हम एक दूसरा सेंटेंस यहां पे लिख के दिखाते हैं। हमने बोला कि रोहन इज ईटिंग अ चॉकलेट। रोहन इज ईटिंग अ चॉकलेट। अब इस सेंटेंस पे अगर हम देखते हैं क्या होता है यहाँ पे रोहन है तो रोहन किसी का नाम ही तो है, रोहन किसी का नाम ही तो है, तो हम बोलेंगे रोहन एक नाउन है। इज एक वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, अभी हमने बताई हेल्पिंग वर्ब है। ईटिंग एक वर्ब है, खाना, काम हो रहा है उसके अंदर। ए एडजेक्टिव, और जो हमारा चॉकलेट है वो एक चीज होती है खाने की, उसका नाम है चॉकलेट, तो नाउन है। दो हेल्पिंग वर्ब आ रही हैं। दो हेल्पिंग वर्ब में अगर हम देखें जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, किसी चीज के होने को बता रहा है? नहीं। चॉकलेट है क्या रोहन? नहीं। रोहन चॉकलेट को खा रहा है, काम हो रहा है। ये जो है मेरी, इसको कहेंगे मुख्य क्रिया, मेन वर्ब, यही तो काम हो रहा है मेरा। और इस काम के होने को बता रहा है इज, इस काम के होने को बता रहा है इज। अब ये जो काम है ये मेरा कब हो रहा है? ये काम हो रहा है मेरा प्रेजेंट में। कब हो रहा है? प्रेजेंट में हो रहा है। ये किसने बताया? ये बता दिया भाई हमारे इज ने। तो अगर हम एक चीज देखें, जो इज है ये हेल्प कर रहा है मेन वर्ब की उसका टेंस बताने में। देखो इज ने ही तो बताया कि खाया जा रहा है। कब खाया जा रहा है? प्रेजेंट टेंस में खाया जा रहा है, अभी अभी खाया जा रहा है, वर्तमान में खाया जा रहा है। ठीक, वहीं पे मान लो इज को हटा दिया हमने, तो रोहन ईटिंग अ चॉकलेट, तो रोहन चॉकलेट खा रहा है, लेकिन कब खा रहा है? अभी खा रहा है, पहले खा रहा था, या खाएगा? कुछ पता चल रहा है? नहीं। यहां पे अगर हम वॉज डाल देंगे तो क्या हो जाएगा कि रोहन खा रहा था एक चॉकलेट। था, वॉज का मतलब क्या निकला? था। तो अब ये वॉज प्रेजेंट टेंस में बता के क्या बताने लगा? पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल। टेंस भी आगे पढ़ेंगे, तो अब अभी के लिए सिर्फ नाम समझ के चलेंगे। पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि जो काम हो चुका है, जो क्रिया हो चुकी है, तो ये क्रिया के बारे में बता रहा है। तो हम ये चीज याद रखेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो मेन वर्ब की, मुख्य क्रिया की हेल्प करती हैं उसका टेंस बताने में, उसका काल बताने में कि वो वर्ब कब की गई थी। ठीक है, तो यहां पे ये जो मेरा होगा ये कहलाएगा हेल्पिंग वर्ब। यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं, क्योंकि काम उसका मेन वर्ब को है। अब यहां पे तो वो खुद ही मेन वर्ब है। समझ आ रही है बात? तो अगर खुद मेन वर्ब तो हेल्प किसकी करेगा? तो इसलिए यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है। तो इस तरीके से हम इनको समझ सकते हैं। ऐसे ही हम एक एग्जांपल अगर ले लेते हैं किसका, फ्यूचर टेंस के लिए। फ्यूचर टेंस के लिए जैसे बोला रोहन चॉकलेट खा रहा होगा। तो जब खा रहा होगा, हमको थोड़ा बहुत तो पता होगा कि हम जब भी बात करते हैं फ्यूचर की तो हम विल शैल का इस्तेमाल करते हैं। तो विल का इस्तेमाल यहाँ पे तो होगा ही फ्यूचर बताने के लिए। खा रहा होगा, देखिए यहाँ पे रहे होने की बात हो रही है, हमें बी लगाना पड़ेगा। बी होने की बात हो रही है कि जो खाने का काम है वो हो रहा है, तो होने की बात आ रही है, बी लगाना पड़ेगा। अब बी ही क्यों लगाया? तो यहाँ पे विल ऑलरेडी पहले से ही एक हेल्पिंग वर्ब की तरह लगा हुआ था, तो इसके साथ में हम अगर कुछ भी लगाएंगे, किसी और हेल्पिंग वर्ब के साथ में अगर कोई वर्ब लगाएंगे, तो मेरी कौन सी फॉर्म होनी चाहिए? बेस फॉर्म ही होनी चाहिए। यानी कि हम ऐसे कभी नहीं लिखेंगे कि विल और इज को साथ में लिख दिया, गलत। हम ऐसे कभी नहीं लिखेंगे कि विल और हमने हैज को साथ में लिख दिया, गलत। हम कभी ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि विल और साथ में हमने लगा दिया वर, गलत। हम विल के साथ में या शैल के साथ में, दोनों के लिए एक ही बात है, शैल के साथ में कभी ऐसे हैड नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी एक हेल्पिंग वर्ब होती है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है?
मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है, जो हमने अभी बताया था इसके पहले। यानी कौन सी है? प्राइमरी है। आगे बताएंगे इनके बारे में। तो हम एक हेल्पिंग वर्ब के साथ में दूसरी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बजाय हम क्या कर लेंगे? हम इसकी बेस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे मेरी बेस फॉर्म इज की या वॉज की या वर की बी है, तो हमने विल के साथ में लगाया बी। रोहन विल बी ईटिंग अ चॉकलेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? इस पूरे को बिगाड़ देते हैं, फिर एक एक्सरसाइज देते हैं, उस एक्सरसाइज को होमवर्क में करेंगे। इसको जल्दी से बिगाड़ देते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज है ये। एक्सरसाइज यानी कि अभ्यासकार। क्या करेंगे एक्सरसाइज में? एक्सरसाइज में हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इन हेडिंग्स को समझ में आना, क्योंकि अगर हम पेपर में इनको ही नहीं समझ पाएंगे तो हम आगे कैसे क्वेश्चन को करेंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स, FIV का मतलब क्या? फिल इन ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब कि ब्लैंक है, खाली जगह पे भरना है। विद हेल्प, हेल्प के साथ में या हेल्प से, ऑफ गिवन वर्ड, दिए गए शब्दों की सहायता से उनको भरना। तो पहला, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। इस एक्सरसाइज को करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है, वीडियो को रिपीट करेंगे, दोबारा से देखेंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई सजेशन है, वीडियो में कुछ और चाहिए या फिर कोई डाउट रह जाता है, तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का दे रखा है लिंक, वहां पे आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर वीडियो के अबाउट सेक्शन में जा सकते हैं, वहां से देख सकते हैं, वहां पे चीजों को शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से चीजों को सीखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और धन्यवाद।